हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आज के इस टॉपिक में एग्रोमेट्रोलॉजी का सिलेबस लेकर आए हैं। आपको ये मालूम है कि आप कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे, किसी भी संस्था में जाएंगे या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए एग्जाम देंगे या कॉलेज के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें से एग्रोमेट्रोलॉजी का एक पोर्शन होता है जिससे बहुत टिपिकल और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ज़्यादातर बच्चे क्या करके गलत करके आते हैं। आज के इस टॉपिक में हम आप लोगों को एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में बताएंगे। पार्ट फर्स्ट होगा, ऐसे ही हमारे 6-7 पार्ट आएंगे जिसमें पूरा का पूरा एग्रोमेट्रोलॉजी समाहित होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, आज के इस टॉपिक में या जो भी हमारे एग्रोमेट्रोलॉजी से संबंधित टॉपिक होंगे सब में सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होंगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे जिसके काम का होगा। और दूसरी बात यह है कि इस समय यहाँ पे जो एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ाई जा रही है वो केवल कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ाई जा रही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाई जाएगी। डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं, वहाँ पे आप आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और अगर आपको आवश्यकता है तो, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मेट्रोलॉजी। व्हाट इज मेट्रोलॉजी? मेटियोरोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस या इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मीन्स हम एग्रोमेट्रोलॉजी में जो भी बात करेंगे वो फिजिक्स से संबंधित करेंगे। ज़्यादातर पैरामीटर्स हमारे क्या होंगे, वो फिजिक्स जो हमारा साइंस है उससे रिलेटेड होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा आता है कि मेट्रोलॉजी क्या है। मेट्रोलॉजी एक ब्रांच है किसका? फिजिक्स का। मेट्रोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। द टर्म मेट्रोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम derived from ग्रीक वर्ड। मीन्स मेट्रोलॉजी को ग्रीक वर्ड से निष्कासित किया गया है या प्राप्त किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ मेट्रोलॉजी। फादर ऑफ मेटीरियोलॉजी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। मेटीरियोलॉजी के जो फादर हैं ल्यूक हावर्ड, LUCK, ल्यूक हावर्ड। ल्यूक हावर्ड क्या है? फादर ऑफ मेट्रोलॉजी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? एग्रोमेट्रोलॉजी से। देखो बात है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एग्रोमेट्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज अप्लाइड इन ऑल सेक्टर्स such as marines, but agriculture meteorology is only applied in agriculture sectors, study the atmospheric phenomena and also sometimes study the underground atmospheric phenomena in meteorology branch। तो फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है? ल्यूक हावर्ड है। उसके बाद फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी DN वालिया। आप लोग नाम सुने होंगे, DN वालिया इज अ फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा आता है फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी। अगर इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी की बात करें तो आप लोगों को मालूम है RL रामदास। RL रामदास जो है क्या है? फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा था फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट आप लोग जानते हैं जलवायु, जिसमें जल और वायु होता है। मीन्स जलवायु में हम लोग जल और वायु का ही अध्ययन मुख्य रूप से करते हैं, इसलिए उसका नाम ही जलवायु है। फादर क्लाइमेटोलॉजी आपको मालूम है कोपेन है। कोपेन को फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। कोपेन ने क्लाइमेट को 5 भागों में डिवाइड किया था 1986 में। तो इसीलिए इनको मतलब इनका जो डिवाइडेशन था, क्लासिफिकेशन था, वो बहुत साइंटिफिक था और मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, इसलिए इनको फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कहा गया कोपेन को। ठीक है।
तो इसको आप याद रखेंगे। जो आपको जो डाटा यहाँ पे लिखवाया जा रहा है, जिसे जो डिफरेंट डिसिप्लिन के फादर हैं, ये जनरली पूछे जाते हैं आप लोगों के काम क्या हैं, और जनरली किताबों में एक ही जगह आपको नहीं मिलते हैं। तो आप लोग फिर से इसको देख लेंगे। फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है? ल्यूक हवार्ड है। फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी DN वालिया है। फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी RL रामदास हैं। और फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कौन है? आपको मालूम है, कोपेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि जनरली आप लोगों से पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बात हम लोग करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एग्रोमेट्रोलॉजी या मेट्रोलॉजी का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा, एक हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, है ना। WMO 1950 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया? जेनेवा में है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, WMO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वैसे ही आप जानते होंगे एक हमारे यहाँ इंडिया में है इंडियन IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पे है भैया? ये आपके अभी इस समय न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस IMD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्रोमेट्रोलॉजी से संबंधित। हम लोग फिर आगे चलते हैं। बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता समझाने के लिए, और अभी तक जो भी चीज़ें हमने आपको बताया उसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जो कुछ टर्म है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और उनका डिफिनेशन जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट एंड वेदर तो वेदर की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेदर की। वेदर का मतलब होता है मौसम, है ना। वेदर से हम लोग शुरुआत करते हैं। वेदर मीन्स क्या होता है भैया? मौसम होता है, वैसे जनरली सबको पता होगा। इसकी एक्चुअल डिफिनेशन क्या है? इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। एटमॉस्फेरिक, अभी मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताएंगे। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना at a given place and at a given time बहुत कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन है। मीन्स किसी प्रॉपर स्थान का, कोई स्थान है वहाँ पे किसी पार्टिकुलर समय में उसका वेदर कंडीशन क्या है, मौसम का दशा क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। अब क्या है? जो वेदर का समेशन है, सम ऑफ द वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट, या समेशन ऑफ वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। देखिए, अगर हम लोग क्लाइमेट की डिफिनेशन की बात करें, क्लाइमेट इज अ वेदर कंडीशन ओवर ए गिवन रीजन ड्यूरिंग लॉन्गेस्ट पीरियड। अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट की अगर परिभाषा हम लोग देखते हैं तो क्लाइमेट इज अ वेदर कंडीशन क्लाइमेट इज अ वेदर कंडीशन। देखिए यहां पे फिर से वेदर की बात हुई है, मौसम की बात हुई है। वेदर कंडीशन ओवर अ रीजन या ओवर अ जोन
एट लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। इसका शाब्दिक अर्थ की अगर हम लोग बात करें कि क्लाइमेट वेदर का मतलब वेदर कंडीशन, किसी पार्टिकुलर प्लेस पे वेदर कंडीशन जो है वह अगर बहुत समय लंबे अधिक समय तक अगर मौसम एक जैसा रहता है तो वो किस में बदल जाता है, जलवायु में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। वही बात यहाँ पे कहा गया है, किसी एक ओवर रीजन पर या जोन पर जो क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन होता है अधिक समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग पीरियड तक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्लाइमेट कहेंगे। क्लाइमेट का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी में क्या आता है, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हमने अभी बताया आपको कौन है, कोपेन है। तो ये हमारा वेदर और क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया। उसके बाद हम लोग अगले दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, डिफरेंट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। आपको मालूम है जो एग्रोमेटोलॉजी जो दिवस है मनाया जाता है या मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च को फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को वाटर डे एंड 3 मार्च एग्रोमेट्रोलॉजिकल डे या मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। तो जो हमारा एनवायरमेंटल डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, या व्हाट इज एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कुछ है नहीं। एनीथिंग बायोटिक आर एबायोटिक, एनीथिंग बायोटिक आर एबायोटिक, एनीथिंग बायोटिक एंड एबायोटिक सराउंडिंग अस is called environment। जो किसी भी जीव के या हमारे चारों तरफ, हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वो चाहे बायोटिक फैक्टर हो या एबायोटिक हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनवायरनमेंट को हम अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन है, एनवायरनमेंट को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट फर्स्ट है, जिसमें आपको मालूम होगा वाटर है, वाटर, एयर, लाइट, है ना, वाटर या लाइट, etc. ये सब आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। और दूसरा हमारा है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आप लोगों को मालूम है फैक्ट्री, जितने भी हमारे फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज ये सब आते हैं। उसके बाद लास्ट है सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। अच्छा, इसमें जो है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में विलेज भी है और सिटीज भी है, सिटीज एंड विलेज। और सोशल एनवायरनमेंट में आपका कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं, या जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो सरकार के द्वारा लीगल रूप से चलाई जाती हैं, उन सबको हम लोग किस में रखा हुआ है, सोशल एनवायरनमेंट में रखा गया है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट 3 तरह के होते हैं। ओके, एनवायरनमेंट आपके समझ में आ गया, जो हमारे आसपास जो भी कुछ भी है वह क्या है, वातावरण है। ओके, वातावरण दिवस आपको मालूम है कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, सभी लोगों को पता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जनरली क्वेश्चन एटमॉस्फेयर से पूछ लिया जाता है और लोग गलत करके आ जाते हैं। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर या एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पर जो भी डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल डिफिनेशन है। डिफिनेशन और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा बताया गया डिफिनेशन एक ही हो सकता है। अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग सोच होता है, वो अपने हिसाब से अलग अलग डिफिनेशन क्रिएट करते हैं। तो हम आपको जो डिफिनेशन बता रहे हैं वो हमारे अनुसार है, उसको आप याद रखेंगे। और भी किताबों में अलग अलग प्रकार के डिफिनेशन दिए हैं, यहाँ पर जो डिफिनेशन दिए जाएंगे वो कॉन्सेप्चुअल डिफिनेशन दिए जाएंगे। अगले हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर, आपको मालूम है एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर कलरलेस टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डर मतलब होता है गंध, लेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस which is surrounding which is extend up to height of 1600 kilometer from ground surface। देखिए मैं जो चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको मुंह से बोल भी रहा हूँ। अगर किसी को स्पेलिंग में या कहीं पे भी कोई मिस्टेक होता है तो मिस्टेक तो जनरली होता ही रहता है, गलतियाँ होती रहती हैं, तो आप उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देंगे। वैसे मैं अपनी तरफ से त्रुटि कम से कम देता हूँ, तो आप उस पर ना जाइएगा। हाँ, ये है कि जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ डिफिनेशन सहित, उसको आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो एटमॉस्फेयर की डिफिनेशन हो गया। एटमॉस्फेयर की डिफिनेशन अगर हम लोग हिंदी में बात करें क्या होता है, जो वातावरण, एटमॉस्फेयर को एक्चुअली वातावरण कहा जाता है। वातावरण वास्तव में है क्या? वातावरण गैसों का मिक्सचर है जो कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। मीन्स वातावरण रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसों का मिक्सचर है, जिसकी हाइट पृथ्वी के सरफेस से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो इसको आप याद रखेंगे, इसकी हाइट कितनी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और आपको गलत होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग दो चीजें देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो दो चीजें हम देखेंगे, क्या क्या? स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट। तो शुरुआत हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर से। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है क्या। देखिए हम यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से आपको हम स्ट्रक्चर को समझाएंगे। बात यह है, सभी लोग जानते होंगे कि जो वातावरण का क्लासिफिकेशन किया गया है, स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन किया गया है, वो किसके आधार पर किया गया है? टेम्परेचर ग्रेडियंट के आधार पर किया गया है। इसको आप याद रखेंगे। जो वर्टिकल टेम्परेचर है, हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर नहीं, वर्टिकल टेम्परेचर में विभिन्नता के आधार पर अलग अलग लेयर में वातावरण को क्लासिफाई किया गया है। आप सपोज करिए यह हमारा जीरो एक्स और जीरो वाई लाइन है, और ये जो है क्या है? एल्टीट्यूड को दिखाता है। एल्टीट्यूड मीन्स होती है हाइट। एल्टीट्यूड किलोमीटर में है, और यहाँ पे जो एक्स जीरो और एक्स वाई लाइन है, ये दर्शाता है टेम्परेचर को। सपोज करिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 20 to 40 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 40 to 60 डिग्री सेल्सियस एंड 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से टेम्परेचर दिया गया है। उसके बाद इधर भी जीरो के इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस, फिर से -40 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस और -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड -100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से
ए हमारा पैरामीटर है, नीचे का टेम्परेचर, जो नीचे की लाइन है, जो बॉटम लाइन है वो किसको दर्शाती है, टेम्परेचर को दर्शाती है। आप इसको समझिएगा, टेम्परेचर को दर्शाती है, और जो ऊपर की लाइन है वो हाइट को दर्शाती है। हाइट जो लिखी गई वो किलोमीटर में लिखी गई है। तो यहाँ पे हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। मतलब एटमॉस्फेयर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जो पहला है आप लोगों को मालूम है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर नहीं दिख रहा, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड लास्ट थर्मोस्फेयर। इस तरह से 4 स्फेयर हैं किसके, एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर के कितने स्फेयर होते हैं, 4 स्फेयर। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये 4 स्फेयर को हम यहाँ पे दर्शाएंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। किसकी बात करेंगे, ट्रोपोस्फेयर। यहां पे हम लिखते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो है आप इसको याद रखेंगे, दिस इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज अप टू 8 to 18 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। नेक्स्ट, इसके जस्ट ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम लोग ट्रोपोपास कहते हैं। ट्रोपोपास, ट्रोपोपॉस, इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 किलोमीटर की होती है। इसके जस्ट ऊपर जो है, जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रोपोपास के भी ऊपर एक लेयर और होती है जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट, इसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं। मेसोस्फेयर। और बाद में आपका होता है, मेसोस्फेयर के बाद आता है एक थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, तो इसमें हाइट के टेम्परेचर के आधार पर है। सबसे पहले टेम्परेचर की बात करेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर से सपोज करिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लगभग पृथ्वी का जो टेम्परेचर आपने दिया था 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो और एक टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाता है हाइट के साथ। हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब मेसोपास के लाइन पर आता है वहाँ पर -60 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करता है, किसको रीच करता है, ट्रोपोपास को। और यहाँ पे जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। इसके बाद यहाँ से टेम्परेचर पुनः जो है 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। मीन्स ये जो है वार्मेस्ट लेयर हो जाता है। ठीक है भैया, वार्मेस्ट लेयर हो जाता है। यहाँ से पुनः टेम्परेचर डिक्रीज होता है -90 डिग्री सेल्सियस। एक कोल्डेस्ट लेयर हो जाता है। कोल्डेस्ट लेयर, आपका मेसोस्फीयर कोल्डेस्ट लेयर हो गया। इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो इंक्रीज होते हुए चला जाता है। तो इस तरह से हमारा जो टेम्परेचर है वो ट्रोपोस्फेयर में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज करता है अप टू 60 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज करता है। देन जो मेसोस्फेयर है उसमें पुनः डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है। मीन्स इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टेम्परेचर इज डिक्रीज इन ट्रोपोस्फेयर and change alternatively with altitude. Temperature decrease in troposphere and change alternatively with altitude. आज के इस टॉपिक में बस इतना ही रहेगा। आपको टेम्परेचर का जो डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं
इसको हम अगले टॉपिक में लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।